इस ई लेक्चर को सुनने और देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। इस ई व्याख्यान में हम गुणक की अवधारणा के अंतर्गत पार्ट 1 में गुणक क्या है, गुणक के क्या प्रकार है और गुणक किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और गुणक की अवधारणा के पार्ट 2 में हम एमपीसी और एमपीएस के साथ में अर्थात बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति के साथ में गुणक किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से ये आपस में संबंधित रहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ में गुणक की अवधारणा के लिए जो मान्यताएं हैं उनका भी हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हुए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ में गुणक की एक सारणी को भी प्रस्तुत करेंगे और कुछ निष्कर्षों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। गुणक की अवधारणा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कान के ऊपर जाता है। आरिफ कान वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उनके एक लेख जो कि इकोनॉमिक जर्नल में जून 1931 में छपा था, जिसका नाम था द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, इस लेख में आरिफ कान गुणक के बारे में बात करते हैं और गुणक का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन कान का जो गुणक है वह रोजगार गुणक कहलाता है और रोजगार से संबंधित गुणक है। इसी गुणक की अवधारणा को लेकर कीन्ज ने अपने पुस्तक जनरल थ्योरी में निवेश गुणक की अवधारणा प्रतिपादित की। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने कीन्ज द्वारा प्रतिपादित रोजगार, आय और उत्पादन के सिद्धांत के बारे में संपूर्ण और विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें 1930 की महान मंदी के बाद में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी और उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण कीन्ज ने जो अपने विचार रखे थे और उन्हें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित 1936 में किया था, जिसका नाम आप जानते हैं जनरल थ्योरी शॉर्ट में कहा जाता है और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के रूप में हम जानते हैं। कीन्ज ने इस पुस्तक में और अपने प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत में उपभोग और निवेश को बहुत महत्वपूर्ण माना। उपभोग के बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं और निवेश के बारे में भी हम विस्तार से जान चुके हैं, लेकिन एक गुणक की जो अवधारणा उन्होंने दी ये इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ जोड़ती है। अर्थात उपभोग की प्रवृत्ति यानी उपभोग और बचत दोनों ही निवेश को प्रभावित करते हैं और निवेश प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करता है। उपभोग की प्रवृत्ति सीधी भी प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करती है और निवेश को प्रभावित करके भी प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करती है, ऐसा कीन्स का मानना है। और उपभोग की प्रवृत्ति के साथ में निवेश और निवेश करने से होने वाली आय के बारे में उसका माप ज्ञात करने के लिए कीन्स ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया और यह कीन्स के निवेश गुणक के रूप में जानी जाती है। कीन्स का निवेश गुणक यदि हम संक्षिप्त में जानना चाहें तो हम बस इतने से शब्दों में कह सकते हैं कि निवेश में वृद्धि करने पर जो आय में वृद्धि होती है उसका माप यदि हम करें तो वही माप गुणक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो उस निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में कितनी वृद्धि होगी यह गुणक के मान पर निर्भर करता है। अर्थात गुणक जितना अधिक होता है उतना ही निवेश में वृद्धि करने से आय अधिक होने की संभावना होती है। मान लेते हैं गुणक का मान 5 है तो इसका मतलब ये होगा कि निवेश में वृद्धि जितनी की जाती है उसके 5 गुना अधिक आय में वृद्धि होने की संभावना होती है, ऐसा कीन्स कहते हैं। और कीन्स अपने इस गुणक को उपभोग प्रवृत्ति से घनिष्ठ संबंधित मानते हैं। कीन्स का ये भी मानना होता है कि उपभोग प्रवृत्ति की
गुणक के मान को प्रभावित करती है और गुणक को यानी मल्टीप्लायर को केन्स के रूप में डिनोट करते हैं और कहते हैं कि जितनी अधिक उपभोग प्रवृत्ति होती है उतना ही अधिक के का मान यानी गुणक का मान हो सकता है, और जितना अधिक के यानी गुणक का मान होता है उतना ही अधिक निवेश करने पर उस क्षेत्र में या उस जगह या उस राष्ट्र में निवेश करने पर उतनी ही गुना अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती है, प्रत्याशित आय उतनी ही अधिक होती है। किंज अपने शब्दों में कहते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति के उपलब्ध होने पर गुणक समस्त रोजगार एवं आय और विनियोग के मध्य समुचित संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विनियोग में किसी प्रकार की वृद्धि करने से आय में हुई वृद्धि विनियोग में की गई वृद्धि की के गुणा होती है। के अर्थात यहाँ पे गुणक है, और गुणक के जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार तो वह जो आरिफ खान ने प्रतिपादित किया था, जिसे हम रोजगार गुणक के रूप में जानते हैं, और दूसरा गुणक विनियोग गुणक के रूप में, विनियोग गुणक यानी निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में जाना जा सकता है, और पहला आरिफ खान का एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जब गुणक की अवधारणा प्रतिपादित हुई तो उसके बाद में तो इससे हर क्षेत्र में लागू किया गया, और हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विदेशी व्यापार गुणक के रूप में भी गुणक की अवधारणा के विस्तारित और नए आधुनिक रूप को पढ़ते हैं। इसके अलावा भी गुणक को अन्य क्षेत्रों में भी इस गुणक की अवधारणा को अपनाया है, और एक तत्व में परिवर्तन होने पर या वृद्धि होने पर उससे संबंधित दूसरे तत्व में कितने गुना परिवर्तन होता है उसका माप गुणक के द्वारा लगाया जाने लगा है। विनियोग गुणक के बारे में हम कह सकते हैं कि केन्ज के रोजगार सिद्धांत में विनियोग गुणक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध उपभोग से है। सिद्धांत ये बताता है कि प्रारंभिक विनियोग से धन की वृद्धि कई गुना अधिक होती है। इससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। मांग, उत्पादन, रोजगार और फिर आय में वृद्धि का क्रम लगातार चलता रहता है। अंत में आय का स्तर विनियोग की राशि से कई गुना अधिक हो जाता है। इसे हम संक्षिप्त में यूं भी कह सकते हैं, यह आय प्रारंभिक निवेश की जितनी गुना होती है वही गुणक कहलाता है, या निवेश वृद्धि तथा आय वृद्धि के अनुपात को ही गुणक कह सकते हैं। केन्ज ने, जैसा कि मैंने बताया, के रूप में गुणक का संकेताक्षर दिया है, के रूप में डिनोट किया है। हैंसन अपने शब्दों में कहते हैं कि केन्ज का विनियोग गुणक विनियोग में हुई वृद्धि को आय की वृद्धि से संबंध रखता है। और इसे यदि हम यूँ एक बहुत शॉर्ट में यूँ समझें, जैसा कि केन्ज लिखते हैं एक जगह, द मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू केन्ज एस्टेब्लिशेस अ प्रेसाइज रिलेशनशिप गिवन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बिटवीन एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको यदि हम सूत्र के रूप में देखें तो केन्ज के मल्टीप्लायर के रूप में लिखते हैं, और वाई यानी कि आय है यहाँ पर, और आई यानी कि निवेश इन्वेस्टमेंट है, और डेल्टा जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपको परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करता है अपना सिंबल। और इस प्रकार से केन्ज कहते हैं विनियोग में किसी प्रकार की वृद्धि करने से आय में होने वाली वृद्धि विनियोग में की गई वृद्धि के गुणा होती है, जैसा कि इस सूत्र में वो लिखते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू के, या यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, यानी कि निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के गुणा होती है। इस प्रकार से यदि हम मल्टीप्लायर को ज्ञात करना चाहें तो के इज इक्वल टू, इसी जो आप समीकरण देख रहे हैं इसी को जब हम दूसरे रूप में देखते हैं तो के का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन आई,
केवल यहाँ पक्षांतर करके किया है इसको। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि गुणक बराबर आय में हुई वृद्धि बटा विनियोग में हुई वृद्धि, यानी विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि का माप गुणक कहलाता है। अब यदि एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि निवेश में वृद्धि 10,000 रुपये की जाती है और उससे आय में वृद्धि 50,000 रुपये होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आय में जो वृद्धि हुई है वो कितने गुना हुई है, वो के गुना वृद्धि हुई है, अर्थात मल्टीप्लायर के बराबर वृद्धि हुई है। और इससे हम गुणक ज्ञात कर सकते हैं। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे निवेश 10,000 रुपये हुआ है, जिसके फलस्वरूप 50,000 रुपये आय में वृद्धि हुई है। तो के इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000। 50,000 में 10,000 का भाग दिया तो आया उत्तर 5, यानी कि यहाँ के का मान 5 है। इसका मतलब ये हुआ है कि गुणक का मान 5 है, गुणक 5 के बराबर है। इसका अर्थ सीधा सा होगा कि 1 रुपया लगाने पर 5 रुपये की वृद्धि आय प्राप्त हो सकती है। यानी निवेश में 1 रुपया लगाएंगे तो 5 रुपये कमाई हो सकती है, 1,000 लगाएंगे तो 5,000 हो सकते हैं, 10,000 लगाते हैं तो 50,000 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अब निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में उतने ही गुणा परिवर्तन होगा, उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की गुणक का मान होती है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, यानी अब हम गुणक व उपभोग की प्रवृत्ति के संबंध में बात करने जा रहे हैं। और जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि केन्स ये कहते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध पाया जाता है और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। चूंकि यहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में ही देखा गया है। क्यों? क्योंकि उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। यानी आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में होने वाली वृद्धि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। तो गुणक का सीधा संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से है और इनमें प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है। और ये भी कहते हैं केन्स कि जितनी अधिक एमपीसी होती है गुणक का मान उतना ही अधिक होता है, और गुणक का मान जितना अधिक होता है निवेश में वृद्धि करने पर आय में ही उतने गुना वृद्धि होती है। इसलिए केन्स जो सूत्र बताते हैं के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इससे वो उपभोग प्रवृत्ति के रूप में यदि दिखाएं, उपभोग प्रवृत्ति के रूप में यदि हम प्रतिष्ठित करें या उपभोग प्रवृत्ति के साथ में गुणक का मान यदि हम निर्धारित करें कि किस प्रकार से के घटाया या बढ़ाया जा सकता है या घटता या बढ़ता है। इससे पूर्व तो हमने ये केवल ये कहा कि निवेश में होने वाली वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी ये के तय करता है। लेकिन के को कौन तय करता है? के को तय करता है एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तय करती है कि गुणक का मान कितना होगा, के कितना होगा। तो इसका सूत्र यदि हम एमपीसी के रूप में देखते हैं तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीसी होता है। और एमपीसी को यदि हम सी लिखते हैं तो इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी, यानी 1/1 माइनस उपभोग प्रवृत्ति। चूंकि ये किस तरह से व्युत्पत्ति हुई है उसके बारे में केन्स आगे लिखते हैं। जो मूल इसका सूत्र है डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम पुनः यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, यानी निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उतने के गुणा आय में वृद्धि होगी। तो इसे हम रीराइट करके फिर से यहाँ पे लिखा, इसलिए ये लिखा है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। ये इसलिए लिखा है क्योंकि डेल्टा सी जो है वो
गुणक के मान को निर्धारित करता है। इसलिए यदि निवेश में वृद्धि के साथ में उपभोग में हुई वृद्धि को जोड़ दिया जाए तो आय में होने वाली वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि डेल्टा सी जो है वो सी गुणा डेल्टा वाई होता है, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर ही उपभोग में वृद्धि होती है, क्योंकि उपभोग आय का फलन होता है। इसलिए उपभोग आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है। इसलिए डेल्टा सी इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वाई। तो इसको यदि हम इस समीकरण में रखें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई में डेल्टा सी का मान सी गुणा डेल्टा वाई रखते हैं, तो इस प्रकार हो सकता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी की जगह हमने इसका मान लिख दिया और मान है डेल्टा सी डेल्टा वाई, और फिर ये जो था वो उसको एज इट इज लिख दिया डेल्टा आई। तो इस तरह से हम यदि अगला स्टेप लेते हैं और लिखते हैं तो इससे आगे जो हमें प्राप्त होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। और जब हम वाई को एक साइड में लेते हैं तो डेल्टा बराबर के इधर ले आते हैं, तो डेल्टा वाई माइनस सी डेल्टा वाई, ये इधर था तो प्लस था प्लस में था, लेकिन पक्षांतर किया इधर आया तो ये माइनस में हो गया। और इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वाई को हम एक तरफ कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई माइनस सी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। अब यदि हम ये जानना इसको और सॉल्व करते हैं गणितीय रूप से, तो डेल्टा वाई को कॉमन ले लेते हैं, फिर रह जाता है 1 माइनस सी और फिर है डेल्टा आई। अब यदि हम इस रूप में देखें कि डेल्टा आई का मान किससे तय होता है, तो डेल्टा वाई का गुणा 1 माइनस सी होता है। और यदि हम इसको गुणक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इस आई को इधर ले आते हैं, या फिर पहले हम पक्षांतर इसको 1 माइनस सी को पक्षांतर कर देते हैं, और जब गुणा में होता है और पक्षांतर होता है तो वो अगले तत्व के भाग में या डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। ये आप सभी जानते हैं गणित का रूल्स। और फिर हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस सी। इस 1 माइनस सी को हमने पक्षांतर करके इधर लिखा, इसलिए आ गया। अब डेल्टा वाई यानी कि आय में जो वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है, डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस सी के बराबर है। और यदि हम गुणक के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं तो इस आई को इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस सी। डेल्टा आई इधर चला गया इसलिए ये बनाया। तो इस तरह से हमारे पास में जो फाइनली उत्तर आया है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस सी। चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का मान ही गुणक होता है। ये देखिए यहां पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानी गुणक का मान होता है। तो गुणक का मान यदि हम एमपीसी के रूप में या उपभोग प्रवृत्ति के साथ में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राप्त होगा, जो कि c यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। फाइनली हम इसको बहुत शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि गुणक का मान ज्ञात करना हो तो एमपीसी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी यदि हम ज्ञात करते हैं तो जो भी प्राप्त राशि होगी वही हमारी गुणक की मान होगी। और गुणक का मान जितना अधिक होता है उतना ही अधिक निवेश करने पर आय में प्रत्याशित आय उतना ही अधिक होगी। और गुणक का मान किस पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उतना ही गुणक का मान अधिक होता है। तो हम सीधा सा संबंध कहें कि एमपीसी अधिक होने पर निवेश करने पर
या निवेश में वृद्धि करने पर आय में उतना ही अधिक वृद्धि होने की संभावना होती है। सीधा सा अर्थ है कि मांग होती है तो ही निवेश करने से फायदा होता है, क्योंकि मांग अधिक होने पर यानी कंजप्शन अधिक होने पर, कंजप्शन यानी कि यहाँ पे हम आय में वृद्धि के साथ में कंजप्शन को ले रहे हैं, तो कंजप्शन यानी उपभोग की प्रवृत्ति का संबंध यहाँ पे है। तो एमपीसी जितनी अधिक होती है, निवेश करने पर उतनी ही अधिक आय प्राप्त होने की संभावना होती है। इसके बाद एक उदाहरण लेंगे हम और कौन कौन सी मान्यताएं हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे इससे अगले ई व्याख्यान में। धन्यवाद।